गुड मॉर्निंग भाई लोग। ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग पहला देखेंगे एबीओ ग्रुपिंग, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे आरएच ग्रुपिंग। दो मेनली एनसीईआरटी में नीट पॉइंट व्यू से आपको पढ़ना है, जिसमें से दो ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है। एक तो हमारा एबीओ ग्रुपिंग पढ़ना है, दूसरा आरएच ग्रुपिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग हम लोग क्या देखेंगे, तो देखेंगे कि ब्लड ग्रुपिंग में कि ABO grouping is based on the presence and absence of two antigen on the RBCs, namely A और B। तो हमारे RBC के सरफेस पे जो एंटीजन पाया जा रहा है उसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुपिंग में A और B जो RBC के सरफेस पे है। ये आपका एनसीईआरटी की लाइन है। अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कि चूँकि एंटीजन किसको बोलते हैं, एंटीजन वैसे पार्टिकल को बोलते हैं जो हमारे बॉडी के लिए कोई भी सबस्टांस जो हम एक्सटर्नल अपीयरेंस से, एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर से लेते हैं उसको हम लोग नेमली, आप एंटीजन इतना ही जानिए। मेडिकल कॉलेज में इसका डिटेल पढ़ना पड़ता है एंटीजन एंटीबॉडी का, लेकिन बस इतना जानिए कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हमारे बॉडी के लिए लेते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एंटीजन। एंटीजन के आधार पे प्रेजेंस ऑफ ऑब्सेंस ऑन द आरबीसी सरफेस पे एंटीजन के आधार पे जो है ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग नेमली देते हैं ब्लड ग्रुप ए और बी। अब हम लोग ब्लड ग्रुपिंग में देखेंगे कि हम लोग मेनली जो देखते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग टू एंटीजन का अपीयरेंस देखते हैं। अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे, अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे अगर ए प्रेजेंट है तो हम लोग एंटीजन, अगर ए है तो हम लोग उसको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुपिंग। अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो हम लोग बोलते हैं बी ब्लड ग्रुपिंग। अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे अगर ए और बी दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग उसको बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबी ब्लड ग्रुप। अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो हम लोग उसको ओ ब्लड ग्रुप में रखते हैं। क्योंकि इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको इस मैटर से हम बताएंगे, इस एरिया से क्वेश्चन रहता है आपका। लेकिन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे ब्लड ग्रुपिंग में, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग जो पढ़ते हैं वो किस बेसिस पे पढ़ेंगे। तो बेसिस पे ये पढ़ेंगे कि अगर हमारा कोई भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है और अब्सेंस के आधार पे, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए ब्लड ग्रुप है तो हम लोग उसको एबी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अगर आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और अगर ए और बी दोनों अगर एंटीजन प्रेजेंट है आरबीसी के सरफेस पे, उसको एबी ब्लड ग्रुप बोलेंगे। और अगर कोई भी एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे नहीं है उसको ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। आप मैथ की भाषा में जीरो भी बोल सकते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग जो मेनली वेस पे पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ आरबीसी का एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। ये हमारा आपका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन होता है कि हमारा कौन सा एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट और अब्सेंट है। उसके बाद में एक इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डोनर और रेसिपिएंट। डोनर और रेसिपिएंट, डोनर मतलब देने वाला, रेसिपिएंट मतलब लेने वाला। ये क्वेश्चन आपसे कन्फ्यूजियस क्वेश्चन रहता है जो आपसे पूछा जाता है। उसमें से ये रहता है कि अगर इसका हम समझने के पॉइंट व्यू से एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किए हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ और ये डोनर का हो गया, रेसिपिएंट का देखते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब इसमें से हमको समझने वाली बात है कि हम किस डोनर को किस रेसिपिएंट के लिए हम ब्लड दे सकते हैं। यानी कि कोई भी डोनर किसको ब्लड दे सकता है या रिसिपिएंट
किस डोनर से ब्लड ले सकता है, इसमें से क्या क्या हम लोग को एक पैटर्न है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, क्या प्रोसेस है, कैसे हम किसी को दे सकते हैं या तो किसी से ले सकते हैं। तो अगर इस कॉलम में डोनर में हम 2 कॉलम बनाए हैं, एक ब्लड ग्रुपिंग का बनाए हैं, दूसरा एंटीजन का। रिसिपिएंट में एक एंटीबॉडी का है, दूसरा ब्लड ग्रुप का है। तो देखिए नियम ये है कि अगर कोई ब्लड ग्रुप, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन ए होगा, हम लोग पढ़े हैं। दूसरा, अगर उसका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा। तीसरा, अगर उसका दोनों एंटीजन है तो ये भी ब्लड ग्रुप होगा। कोई अगर एंटीजन नहीं, अगर कोई भी उसका एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप होगा, जिसको कि बहुत सारा क्वेश्चन में आपका नीट वाले क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ था यूनिवर्सल डोनर हम लोग किसको बोलेंगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोलेंगे। तो चूँकि इसको हम इसलिए ग्रीन से हेडलाइट कर दिए कि अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि यूनिवर्सल डोनर कौन है तो वो है। क्यों है आगे बताएंगे। अगर हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट देखते हैं तो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। इसमें नियम क्या है कि अगर हम लोग को ये ध्यान देना है कि अगर कोई भी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट अगर ए है, चूँकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में हम लोग एज ए पेशेंट को ही डोनेट करते हैं या रिसिपिएंट का काम करता है, चूँकि डोनर का काम तो हेल्दी ह्यूमन भी कर सकता था, लेकिन रिसिपिएंट का काम तो पेशेंट ही कर पाएगा। तो अगर कोई भी पेशेंट अगर कोई भी अगर डोनर ब्लड ग्रुप ए है तो बस इतना ध्यान रखना कि ए को कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि नियम है कि अगर ए ब्लड ग्रुप वाले अगर ए को दे दिया तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाएगा, तो वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के लिए हार्म हो सकता है। तो आगे हम इसका बताएंगे, पढ़ना है केस। तो हमको बस ध्यान रखना है कि ए एंटीजन वाले डोनर किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, पहला बात। दूसरा बात समझना है कि अगर डोनर एंटीजन बी वाले है तो किसको दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, यानी कि किसको देगा, ए को देगा और ए बी को देगा। तीसरा बात हम लोग देखेंगे कि अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो किसको दे सकता है, ए बी को नहीं दे सकता है, वो ए को नहीं दे सकता है, केवल किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। और हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि अगर हम लोग अगर डोनर का ओ है, क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है तो ये सबको दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को दे भी सकता है, और साथ साथ आप ए बी को भी दे सकता है। चूँकि हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि इस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन वो नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है वो एंटीजन होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा बॉडी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है, एंटीजन के ही अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमको इस बात को ध्यान रखना है कि अगर कोई भी डोनर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए को नहीं दे सकता है, केवल दे सकता है किसको, बी को और ए बी को। दूसरा है कि अगर ब्लड ग्रुपिंग बी है तो बी ब्लड ग्रुपिंग वाले को वो बी ब्लड ग्रुपिंग ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है। तीसरा क्या देखेंगे कि अगर हम लोग ब्लड ग्रुप अगर ए ब्लड ग्रुप है तो बी को देगा, ए बी को देगा, बी ब्लड ग्रुप है तो बी को नहीं देगा, ए को ए बी को देगा, अगर ए बी है तो ए बी को देगा, और ओ है तो उस सबको देगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ए बी सबसे ले सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर में एंटीबॉडी नहीं है और आप देखते होंगे ओ के अंदर में एंटीजन नहीं है, तो ये रिसीव किसी को कर सकता है और ये डोनेट किसी को कर सकता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ओ को यूनिवर्सल डोनर मानते हैं हम लोग, जबकि हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी को मानते हैं। तो इसको चूँकि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है अच्छी ढंग से, बहुत अच्छा से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको दे दिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजियस क्वेश्चन होता है, बच्चे यहाँ पे मिस कर जाते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आता है कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो किसको दे सकते हैं, बी है तो किसको दे सकते हैं, ए बी है तो किसको दे सकते हैं, ओ है तो किसको दे सकते हैं। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप वाले सिस्टम में इस बात को ध्यान देना है कि कौन सा डोनर को कौन सा रिसिपिएंट के साथ देंगे। अगर यहाँ पे डोनर और रिसिपिएंट का मैचिंग नहीं होता है
तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा, कोगुलेट करेगा, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर में बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है। पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल में देखे हैं, बहुत सारा ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाता है जहाँ पे थोड़ा भी मिस मैचिंग किसी कारण से हम लोग की वजह से हो नहीं पाता है। किसी कारण से अगर हो गया मिस मैच, वैसा जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं उनसे मिस मैच हो गया तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है हम लोग को इसको कंट्रोल करना, कि पेशेंट किसी भी स्थिति में मतलब रिकवरी कर सके। हम लोग देखे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम किए हैं, तो ऐसा देखते हैं कि ऐसा तो बहुत रेयर ही होता है मतलब आज तक हम लोग तो देखे भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग देखे हैं, सुने हैं कि ऐसा होता है किसी कारण से। दूसरा इसका पार्ट आता है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग में ह्यूमन पॉपुलेशन में अभी तक देखा गया है कि RH ग्रुपिंग में 80% एंटीजन अगर डी जिस पर पाया गया, अगर हम लोग देखेंगे कि RH ग्रुपिंग किसको बोलेंगे, तो बताया जाता है कि अगर एंटीजन डी अगर RBC के सरफेस पे प्रेजेंट है, अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है तो उसको हम लोग RH पॉजिटिव मानते हैं। जहाँ प्रेजेंट हम लिखे हैं ये RH पॉजिटिव है। अगर उस पॉपुलेशन में, ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर में 20% अगर, क्योंकि 20% एंटीजन प्रेजेंट एब्सेंट पाया जाता है तो उसको हम लोग RH निगेटिव बोलते हैं। तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव का जो फैक्टर है वो फैक्टर आपका है, RH पॉजिटिव RH निगेटिव का जो फैक्टर है उसमें से फैक्टर है प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ एंटीजन डी, कि अगर पॉपुलेशन में एंटीजन अगर प्रेजेंट डी है तो उसको हम RH पॉजिटिव लेंगे। अगर उसमें एंटीजन अगर एब्सेंट है तो हम लोग देखते हैं एंटीजन 20% एब्सेंट, एंटीजन डी एब्सेंट पाया जाता है तो उसको हम लोग RH निगेटिव लेते हैं। अगर RH ग्रुपिंग में देखा जाता है एंटीजन डी 80% में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग इसी आधार पे हम लोग ब्लड ग्रुप में देखते हैं कि अब टेस्ट करवाएंगे, हम लोग CBC करवाते हैं तो RH पॉजिटिव और RH निगेटिव आता है। इसीलिए NCERT में आपका जो पढ़ना है उसमें से 2 पार्ट पढ़ना था, एक पढ़ना ABO ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग और दूसरा RH ग्रुपिंग पढ़ना है। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग देखें कि सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या देखें कि सबसे पहले ये देखें कि अगर किसी भी RBC के सरफेस पे, अगर RBC के सरफेस पे अगर एंटीजन प्रेजेंट है, और जनरली में जो हम लोग यहाँ पे नेमली एंटीजन पढ़ते हैं वो AB ही होता है, AB। तो चूँकि हम लोग को ब्लड ग्रुपिंग में ये पढ़ना है कि अगर किसी भी RBC के सरफेस पे अगर एंटीजन प्रेजेंट है या तो एब्सेंट है, उसके आधार पे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग देखें कि 2 एंटीजन हो सकता है, 2 एंटीजन हम लोग देखे भी हैं यहाँ A और B। अगर उसी के आधार पे अगर एंटीजन RBC के सरफेस पे A प्रेजेंट है तो ये ब्लड ग्रुपिंग बोलेंगे, B प्रेजेंट है तो उसको B ब्लड ग्रुपिंग बोलेंगे। अगर AB दोनों प्रेजेंट है तो ABO ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे। अगर एंटीजन नहीं है, A भी नहीं है B भी नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं ना A है और ना B है, तो दोनों एब्सेंट है, इसको हम लोग O ब्लड ग्रुप बोलेंगे। दूसरी बात आता है इसमें कि किसको हम लोग ब्लड दे सकते हैं, किसे ले सकते हैं। तो हम लोग ब्लड ग्रुपिंग रखते हैं AB ABO, यहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग है तो AB ABO। यहाँ पे एंटीजन को इस कॉलम में देखे हैं और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंटीबॉडी। तो हम लोग किसको दे सकते हैं कि A वाले को कभी भी A को नहीं देना है, B को दे सकते हैं, AB को दे सकते हैं। B वाले को कभी एक B के साथ नहीं देना है तो किसके साथ देना है, A के साथ, AB के साथ दे सकते हैं। AB को देखते हैं तो AB को दे सकते हैं। अब आता है कि ब्लड ग्रुप O देखते हैं तो O सबको दे सकता है, क्योंकि ये एंटीजन इस पे है नहीं। जब एंटीजन नहीं तो रिएक्शन एंटीबॉडी नहीं करेगा, तो सबको देख सकता है, इसलिए हम लोग यूनिवर्सल डोनर इसको बोलते हैं। उसी तरह से AB है, AB सबसे ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर में एंटीबॉडी नहीं है। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है AB को मानते हैं हम लोग। अगर यूनिवर्सल डोनर मानेंगे तो O को मानेंगे। दूसरा आता है इसमें अंदर में RH ग्रुपिंग। तो RH ह्यूमन पॉपुलेशन में 80% RH पॉजिटिव देखा जाता है और जो 20% है वो एंटीजन डी के अनुसार, एब्सेंट के अनुसार इसको एंटीजन RH निगेटिव माना जाता है। तो ब्लड ग्रुपिंग में मेनली हम लोग को इतना ही पार्ट पढ़ना है,
जो कि नीट पॉइंट व्यू से एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंस है। ये आपका पार्ट जितना ये बताए, ये पार्ट आपका जो आता है ये नीट पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो कि आपसे क्वेश्चन इसका हर एक बार रहता है और ये कन्फ्यूजियस क्वेश्चन रहता है। इसीलिए इस बात को, इस चीज़ को आप 2-3 बार वीडियो मल्टीपल टाइम देख के इसको क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही आसान आएगा। आप आसान से क्वेश्चन इसको बना सकते हैं, कोई तरह इसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपको ये समझदारी होना चाहिए किसके साथ में मिस मैचिंग ना हो, किसके साथ में मैचिंग हो, तभी हम उसका यूज करें। तो इसको ब्लड ग्रुपिंग को इतना हम लोग देखेंगे। ब्लड ग्रुपिंग के साथ में हम लोग अब देखेंगे RH मिस मैचिंग। यहाँ पे क्वेश्चन रहता है RH मिस मैचिंग का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस मैकेनिज्म को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, क्योंकि RH जो ब्लड ग्रुपिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ब्लड ग्रुपिंग में 2 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा से नीट में पूछा जाता है, जिसमें से यह बात बता दी आपको कि जो बता रहे थे कि किस डोनर और रिसिपिएंट के साथ में कैसे ये होता है। दूसरा एक केस आता है जो कि नीट पॉइंट व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसमें RH मिस मैचिंग आता है, जो कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है RH मिस मैचिंग का। तो इसमें से जानना ये है, मैकेनिज्म समझना है कि अगर कोई भी मदर RH निगेटिव हो, अगर कोई भी मदर RH निगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चा से मदर का ब्लड का कंपोनेंट, किसी भी स्थिति में ब्लड का कोई भी कंपोनेंट आर पार नहीं होता है, ये प्लासेंटा के द्वारा। लेकिन अगर डिलीवरी के दौरान किसी कारण से अगर बच्चा का एक बूंद भी ब्लड अगर माँ में चला गया, उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट बेबी इज नॉर्मल। लेकिन अगर माँ निगेटिव है, स्टेटमेंट वाइज का बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है नीट में, कि अगर कोई भी मदर RH निगेटिव है, बच्चा RH पॉजिटिव है, तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा। सेकंड में क्या होगा, सेकंड में ये होगा कि बच्चा डिलीवरी के दौरान अगर एक भी बूंद, एक भी ड्रॉप्स ऑफ ब्लड माँ में चला गया, तो सेकंड केस में क्या होगा, द सेकंड केस में द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम जॉन्डिस एंड एनीमिया। अब कैसे होगा उस मैकेनिज्म को हम लोग नीचे पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट, अगर कोई भी मदर RH निगेटिव हो, बच्चा RH पॉजिटिव हो, तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा। लेकिन डिलीवरी के दौरान अगर एक भी बूंद ब्लड बच्चा का अगर माँ में चला गया, जाता ही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस मैकेनिज्म को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो मैकेनिज्म को ये देखेंगे कि अगर फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, माँ RH निगेटिव है, तो होगा क्या कि अगर इसका एक बूंद भी ब्लड अगर चला गया माँ में, तो क्या होगा, वहाँ पे तुरंत इसको कैच बी लिम्फोसाइट करेगा, जो कि बी लिम्फोसाइट का काम है हमारे बॉडी के अंदर में जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसको किसी भी तरह से रिमूव करना है बॉडी में। तो बी लिम्फोसाइट जैसे ही इसको कैच करेगा, कैच करने के बाद में वो एक्टिवेट करेगा प्लाज्मा सेल को और मेमोरी सेल को। प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा तो IgM प्रोड्यूस करेगा। चूँकि IgM का बस वेट ज़्यादा है, वो किसी भी स्थिति में फिर ब्लड के अंदर में नहीं जा पाता है। लेकिन अगर मेमोरी सेल है IgG, वो क्या करेगा, IgG यहाँ पे रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करने के बाद में क्या होगा कि वो जब सेकेंड चिल्ड्रन होगा, जब सेकेंड वो लेडी RH निगेटिव वाले अगर सेकेंड चिल्ड्रन अगर उसमें होगा, तो चूँकि वहाँ पे क्या किया कि बच्चा, यहाँ पे क्या हुआ कि अगर बच्चे का RH पॉजिटिव RH निगेटिव के साथ में चला गया,
तो चूंकि बी लिम्फोसाइट वहाँ एक्टिवेट किया, मेमोरी सेल आईजीजी का फॉर्मेशन कर दिया, फिर ब्लड के अंदर में आईजीजी प्रेजेंट है। अब सेकेंड केस में क्या होता है कि अगर बच्चा, फिर सेकेंड केस में अगर लेडीज कंसीव करती है तो सेकेंड केस में क्या होगा कि बच्चा माँ RH निगेटिव, सेकेंड केस में बच्चा RH पॉजिटिव। अब क्या होगा, वहाँ पे मिसमैचिंग हो जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, वहाँ पे ब्लड कोगुलेशन होने लगेगा, यानी कि सेकेंड चाइल्ड जो होगा उसमें बच्चे का ब्लड क्या होगा, फटने लगेगा, यानी कि वहाँ पे बच्चे में जॉन्डिस और एनीमिया डेवलप करेगा। तो इस मैकेनिज्म को पहला स्टेप में, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि अगर कोई भी बच्चा RH पॉजिटिव हो, माँ RH निगेटिव होगा, तो क्या होगा कि फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल होगा। चूँकि फर्स्ट चाइल्ड इसलिए नॉर्मल होगा क्योंकि RH पॉजिटिव है, RH निगेटिव है, मदर RH निगेटिव है, बच्चे RH पॉजिटिव है। उस कंडीशन में क्या होगा कि डिलीवरी के दौरान बच्चे का एक भी बूंद अगर माँ के प्लेसेंटा के द्वारा ट्रांसफ़र उसके बॉडी में हो गया तो सेकेंड केस में क्या होगा कि बच्चे जो फर्स्ट चाइल्ड तो नॉर्मल होगा, सेकेंड चाइल्ड क्या होगा, वहाँ पे बी लिम्फोसाइट उसी एक्टिवेट होगा। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट जब होगा तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल को एक्टिवेट करेगा। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करे IgM, मेमोरी सेल प्रोड्यूस करे IgG। चूँकि IgM ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा होता है, लेकिन मेमोरी सेल IgG ट्रांसमिट कर जाएगा। और जब सेकेंड चाइल्ड होगा तो वहाँ पे जैसे ही सेकेंड चाइल्ड होगा तो ब्लड कोगुलेशन होने लगेगा, यानी कि बच्चा जॉन्डिस और एनीमिया से सफ़र करेगा। तो इस क्वेश्चन को जो RH मिसमैचिंग है, इस मैकेनिज्म को जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन रहता है। क्योंकि आपको ब्लड ग्रुपिंग में जो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे कि ब्लड ग्रुपिंग में जो हम आपको बताए, दो ब्लड ग्रुपिंग में ABO ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुपिंग, उसके साथ में RH मिसमैचिंग का भी क्वेश्चन रहता है। इसलिए मैंने इसको साथ में बता दिया आपको कि ये जो मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म बोले कि इफ़ मदर का RH ब्लड ग्रुप निगेटिव है, बच्चे के RH पॉजिटिव है, फर्स्ट बेबी नॉर्मल होगा, लेकिन अदर सोच जॉन्डिस एनीमिया। तो और जॉन्डिस एनीमिया का कारण क्या है, तो मैंने आपको बोला कि अगर बच्चा RH पॉजिटिव है, माँ RH निगेटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिलीवरी के दौरान बच्चे से अगर 1 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ट्रांसमिट करके मदर में चला गया, वहाँ पे बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट करेगा। बी लिम्फोसाइट इसको पकड़ने के बाद में एक्टिवेट करेगा पॉजिटिव को, तो प्लाज्मा प्रोड्यूस IgM और मेमोरी IgG करेगा। ये चूँकि ये इसका मोलिकुलर वेट ज़्यादा है, इस ट्रांसमिट नहीं करेगा माँ में, लेकिन ये ट्रांसमिट करके डिपॉजिट हो जाएगा। और जब सेकेंड डिलीवरी होगा उस कंडीशन में बच्चे से माँ का ब्लड ट्रांसफ्यूज करेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चे में जॉन्डिस और एनीमिया पकड़ेगा। ये इस कंडीशन को जानना हम लोग को ज़रूरी है क्योंकि RH मिसमैचिंग कैसे करता है। तो ये नीट पॉइंट व्यू से इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बनता है, जो कि VVI आप याद रखिएगा। और इस चीज़ को हमने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया कि ये कैसे होता है, जो कि हमारे मिसमैचिंग का, चूँकि ये तो यूनिवर्सल एक प्रोसेस है जिसमें तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात हम लोग को पता रहता है कि अगर किसी माँ को, हाँ, अब आता है ये कि मेडिकल में इसका क्या है, तो मेडिकल में ये है कि अगर किसी को उस समय ही अगर किसी भी व्यक्ति को ये बात पता लग जाए, डॉक्टर को पता लग जाए, इवन कि चूँकि डॉक्टर को पता ही रहता है क्योंकि ब्लड टेस्ट होता है, तो उस कंडीशन में एक मॉडर्न मेडिसिन के अंदर में सुई आता है, वो दे दिया जाएगा, तो सेकेंड चिल्ड्रन का जॉन्डिस एनीमिया डेवलप करने का चांस नहीं बनता है। अगर उसी समय 24 आवर के दौरान हम लोग अगर सुई का दे देते हैं माँ को, तो सेकेंड चिल्ड्रन को जो जॉन्डिस एनीमिया से सफ़र नहीं करेगा। तो चूँकि इसका मिसमैचिंग इवन क्या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन इसका रहता है, इसलिए मैंने आपको इस प्रोसेस को बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन रहता है आपका कि
किस तरह से बच्चे के अंदर में जॉन्डिस और एनीमिया डेवलप करता है। इसलिए मैंने इसका स्पेशल आपको बात बता दी कि किस तरह से रहता है। अब हम लोग इसमें देखें कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हम लोग क्या देखेंगे, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड में देखेंगे कि अगर हमारे बॉडी के किसी भी एरिया में अगर इंजरी हो गया तो दो चीज़ होगा। तो वहाँ पे अगर किसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर में इंजरी ऑफ टिश्यू अगर हो गया, या जब इंजरी ऑफ टिश्यू होता है, चूँकि हम देख रहे हैं कि ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में आरबीसी रहता है, प्लेटलेट्स रहता है। तो आरबीसी प्लेटलेट्स क्या होगा कि जब किसी भी कंडीशन से हमारे बॉडी में किसी भी एरिया में इंजरी होता है, तो इंजरी के वजह से वहाँ पे क्या होता है, इंजरी ऑफ टिश्यू होगा। तो इंजरी ऑफ टिश्यू होगा तो दो कंडीशन होगा। इंजरी ऑफ टिश्यू होता है तो डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स भी होने लगता है। डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स इसलिए होता है चूँकि ब्लड को क्या करना है, वहाँ पे उस थक्का क्लोट करना है, क्योंकि ब्लड वहाँ से ज़्यादा निकले नहीं हमारे बॉडी से। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी के पार्ट में अगर इंजरी हो रहा है तो वहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन, और दूसरा वहाँ पे अगर डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स भी होने लगा उसके बाद भी फॉर्मेशन होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन का। तो दो कारण से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है। एक तो इंजरी ऑफ टिश्यू के वजह से टिश्यू रिलीज करता है, दूसरा डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स के वजह से भी थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज होता है उस एरिया में। अब ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जब रिलीज होता है तो रिलीज होने की वजह से वो कैल्शियम के साथ में बाइंड करता है। जब ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्ट जब कैल्शियम के साथ में बाइंड करता है तो एक्टिवेशन ऑफ द थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रू कैस्केड सिस्टम, ये आपका नीट पॉइंट व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपको VVI है क्वेश्चन नीट पॉइंट व्यू से, जहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्केड कैस्केड सिस्टम क्या होता है। तो कैस्केड सिस्टम है, इसमें क्या होता है, एक्टिवेशन थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, जिसको कि हम लोग एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रू कैस्केड सिस्टम बोलते हैं, जो NCERT में आपका दिया हुआ है। तो क्यों ऐसा होता है भाई, तो इसके पीछे कारण क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी के पार्ट में इंजरी ऑफ द टिश्यू होता है, तो टिश्यू का इंजरी होने की वजह से या डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स, चूँकि इंजरी जहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होगा। तो प्लेटलेट्स का जब डिपोजिशन हो जाएगा वहाँ, तो उस एरिया से थ्रोम्बोप्लास्ट नामक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा। वो थ्रोम्बोप्लास्ट केमिकल जब कैल्शियम के साथ में बाइंड करेगा तो बाइंड करने के बाद में वहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, चूँकि हमारे लीवर से विटामिन के, स्पेशली विटामिन के, और हमारा प्रोड्यूस लीवर करता है प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन एक क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये क्या रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन जब यहाँ पे कैस्केड सिस्टम से थ्रोम्बोकाइनेज जब एंजाइम प्रेजेंट होगा तो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब प्रोथ्रोम्बिन जब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन पहले इनएक्टिव था, ये थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब ये क्या करेगा, ये थ्रोम्बिन अब फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। तो जब फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये क्या करेगा, ब्लड वेसल में, ब्लड जहाँ पे इंजरी हुआ है उस एरिया में एक चैनल बना देगा, जिसमें से कैल्शियम आके इसके अंदर में फंसने लगेगा और कलेक्टिव क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट भी करेगा। तो चूँकि हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड जो होता है उसमें से ये सिस्टम होता है जिसमें से कैस्केड सिस्टम चलता है। ये कैस्केड सिस्टम क्या है, तो चूँकि कैस्केड सिस्टम को जानने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहला मैकेनिज्म हम लोग क्या देखेंगे, अगर किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी कारण से अगर इंजरी होने के वजह से हमारे बॉडी के उस एरिया में, जिस एरिया में इंजरी हुआ है, उस स्पेस पे इंजरी ऑफ
इंजरी ऑफ टिश्यू जब होगा तो वहाँ पे होगा क्या, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स होने लगा, या जो इंजर्ड टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्ट को रिलीज करेगा। साथ ही साथ डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्ट को रिलीज करेगा। जब ये थ्रोम्बोप्लास्ट यहाँ पे एक्टिवेट होगा वो क्या करेगा, कैल्शियम के साथ में बाइंड कर लेगा। जब ये कैल्शियम के साथ में बाइंड कर लेगा तो वहाँ पे वो थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करेगा। जब थ्रोम्बोकाइनेज को एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, इस एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज जो है एंजाइम कम्प्लेक्स थ्रू किसके सिस्टम से होगा, कैस्केड सिस्टम से, जो कि यहाँ पे आपके नीट पॉइंट व्यू से क्वेश्चन है। अब ये पे क्या करेगा, जब थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ से रिलीज हो जाएगा, अब वहाँ अब प्रोड्यूस करेगा लीवर किसको, प्रोथ्रोम्बिन को, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है प्रोथ्रोम्बिन। जब प्रोथ्रोम्बिन पे थ्रोम्बोकाइनेज वर्क करेगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है वो थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये थ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तब चूंकि इनएक्टिव फॉर्म में जो फाइब्रिनोजेन यहाँ पे है, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे नेटवर्क बनाएगा, एक जहाँ पे इंजर्ड एरिया है यहाँ पे एक नेटवर्क बना देगा जिसमें से कैल्शियम आके इसके अंदर में क्या होगा, और साथ ही साथ जो क्लोटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट होगा। और साथ चूँकि क्लोटिंग फैक्टर का पूरा मैकेनिज्म यहाँ हम लोग को नहीं पढ़ना है, मेडिकल कॉलेज में पढ़िएगा तो यहाँ पे हम उस सिस्टम को ज़्यादा ये नहीं करते हैं। चूँकि आपका कैस्केड सिस्टम का एक रोल था एनसीईआरटी में, इसके बारे में मैंने इसको डिटेल में बता दिया कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड का क्या मैकेनिज्म है। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मैकेनिज्म, इसलिए मैं मल्टीपल टाइम इसको बता रहा हूँ कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड का क्या मैकेनिज्म है। तो चूँकि कोगुलेशन का ब्लड का मैकेनिज्म ये है कि किसी भी वेसल के अंदर में अगर वहाँ पे इंजर्ड हो, चूँकि वेसल के अंदर में प्लेटलेट्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बहुत सारा, चूँकि कंपोनेंट का 2 हमको यहाँ पे बताना था इसलिए मैंने बताया आपको कि जब किसी भी एरिया में इंजरी हो जाता है टिश्यू का तो वहाँ पे डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स होने लगता है, जिसके कारण या तो इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्ट निकलेगा या तो डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स से थ्रोम्बोप्लास्ट निकलेगा। ये क्या करेगा, कैल्शियम के साथ में बाइंड कर लेगा, उसके बाद में एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज का प्रोड्यूस करेगा और इस सिस्टम को हम लोग कैस्केड सिस्टम बोलते हैं। और इसमें क्या होगा कि जब ये थ्रोम्बोकाइनेज निकलेगा एंजाइम, ये प्रोथ्रोम्बिन जो कि प्रोड्यूस होता है लीवर से और ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ये जब थ्रोम्बोकाइनेज इस पर वर्क करेगा तो ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इनएक्टिव था वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। जब ये थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोकाइनेज के प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजेन पे एक्टिवेट करेगा, इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। जब फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा तब फाइब्रिन वहाँ पे क्या करेगा, जिस इंजर्ड टिश्यू में जहाँ पे इंजर्ड टिश्यू हो वहाँ पे एक नेटवर्क बना देगा और उसके बाद में ब्लड का कोगुलेशन होने लगेगा। चूँकि नेटवर्क बना देगा तो कैल्शियम उसमें आके फंसेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, जो कि यहाँ पे हम लोग को डिटेल नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने इसको मैकेनिज्म को इसलिए बता दिया ताकि आपसे क्वेश्चन अगर कैस्केड सिस्टम का पूछता है तो उसमें कैस्केड सिस्टम का एक मैकेनिज्म है, जो कि अगर कैस्केड सिस्टम में पूछा आपसे कि क्या क्या मैकेनिज्म होता है तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बता सकते हैं आसानी से। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर हम कैस्केड सिस्टम को देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है कोगुलेशन ब्लड के लिए, तो स्पेशली है इंजरी ऑफ टिश्यू। अगर किसी कारण से इंजरी ऑफ टिश्यू होता है तो इंजरी ऑफ टिश्यू के वजह से क्या होगा कि उस एरिया में एक्टिवेट होगा थ्रोम्बोप्लास्ट। ये थ्रोम्बोप्लास्ट जब कैल्शियम के साथ में बाइंड करेगा तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम का एक्टिवेशन करेगा। ये थ्रोम्बोकाइनेज जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होने वाला प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। ये थ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में रहने वाले फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये फाइब्रिन नेटवर्क बनाएगा जिस एरिया में इंजरी हुआ है और वहाँ पे ब्लड का कोगुलेशन होने लगेगा। ये मैकेनिज्म है कोगुलेशन ऑफ ब्लड का, जो कि मल्टीपल टाइम इसको आप 2-3 बार करके देखिएगा तो आपको इस पूरा मैकेनिज्म पता लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो कैस्केड सिस्टम से ज़्यादा रहता है, जो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि कैस्केड सिस्टम क्या है, उस कैस्केड सिस्टम को मैंने पूरा ड्राइव करके आपको बता दिया
ताकि उस सिस्टम में आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। जहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्केड सिस्टम क्या है, कैस्केड सिस्टम को हम लोग किस तरह से समझेंगे, ये आपको यहाँ पे बताना था। मैंने इसको पूरा मैकेनिज्म के साथ में बता दिया।